हेलो एंड नमस्कार, दिस इज़ निशांत। आज के इस वीडियो में हम लोग जो 3 फरवरी 2026 का जो इंडियन एक्सप्रेस है उसके जो इम्पोर्टेंट आर्टिकल्स हैं जो आपके बीपीएससी पॉइंट ऑफ व्यू से रेलिवेंट रहेंगे उसको हम लोग डिस्कस करेंगे। बेसिकली कल जो इंडिया और यूएस के बीच में एक जो टैरिफ का वॉर चल रहा था, यूएस ने जो हेवी टैरिफ लगा के रखा था उस पर एक नेगोशिएशन जो बैकडोर पे चल रहा था उस पर एक कंक्लूजन आया और अल्टीमेटली वो टैरिफ कम हो गया। उससे रिलेटेड हम एक मेंस का सवाल करेंगे, मेंस के आंसर को डिस्कस करेंगे कंप्लीट, है ना, सो दैट कि आपके अगर मेंस सब प्रिपेयर कर रहे हो अभी या फिर 72वीं के मेंस के लिए तैयारी कर रहे हो, आपके लिए समझ में आए कि एक आर्टिकल का यूज़ हम आंसर में कैसे कर सकते हैं। उसके बाद और भी जो रेलिवेंट एआई से रिलेटेड आर्टिकल है या जो भी कुछ न्यूज़ में चल रहा है उससे रिलेटेड भी हम डिस्कशन करेंगे। तो फिलहाल स्टार्ट करते हैं। हमारा पहला जो न्यूज़ और कहें तो इंडियन एक्सप्रेस का जो पायलट न्यूज़ है वही है कि इंडिया और यूएस ने अभी जो 50% टैरिफ था इसका उसको काट के 18% कर दिया गया। जो 50% टैरिफ था क्या एक्चुअली, अगर वो आप समझना चाहें तो आप देखिए कि क्या था कि जब डोनाल्ड ट्रंप आए तो इंडिया पे उन्होंने 25% एक रेसिप्रोकल टैक्स लगाया। रेसिप्रोकल टैक्स क्या, जब वो आए तो उनको लगा कि इंडिया बहुत ज़्यादा टैरिफ चार्ज करती है यूएस गुड्स के लिए। तो यूएस गुड्स जिसको इंडिया आना है उस इंडिया आने के जब कस्टम गेट पे आएगा तो उसका दाम अगर 100 रुपया है तो मान लेते हैं, तो उसका दाम जैसे ही लोगों के पास पहुंचता था तो 160 रुपये 170 रुपये हो गया। तो ये बात जब ट्रंप को पता लगी तो उन्हें लगा कि ये जो टैरिफ है इंडिया काफ़ी ज़्यादा कर रहा है ताकि अपने डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरर्स को प्रमोट कर सके और यूनाइटेड स्टेट्स के जो मैन्युफैक्चरर्स हैं वो लैगार्ड रहे, वो पीछे रहें। तो इसके लिए उन्होंने क्या किया कि 25% का रेसिप्रोकल टैक्स लगा दिया। यानी कि अगर इंडियन गुड्स को यूनाइटेड स्टेट्स में जाता है तो 100 तो दाम रहेगा कस्टम गेट पे, जैसे ही कस्टम गेट से कंट्री में घुसेगा तो उसका दाम अपने आप 125 रुपया हो जाएगा, है ना। तो ये उन्होंने रेसिप्रोकल टैक्स लगाया। रेसिप्रोकल टैक्स यही है कि आपके टैक्स, आपका जो सामान है ना, उस पर हम टैक्स लगाएंगे क्योंकि आपने हमारे सामान पे टैक्स लगाया था अपनी कंट्री के अंदर, राइट। तो उसको रेसिप्रोकल टैक्स बोलते हैं। तो 25% जो लगा के रखा था इन्होंने, इसके साथ साथ 25% टैक्स और लगा के रखा था, कहे तो पेनाल्टी लगा के रखा था। पेनाल्टी क्यों? क्योंकि हम रसिया से ऑयल खरीदते हैं, क्योंकि हम रसिया पे डिपेंडेंट हैं जितने हमारे डिफेंस इक्विपमेंट हैं उसके लिए। इसके लिए उन्होंने पेनाल्टी लगाई। अब लड़ाई उनकी और उस पर परेशान हो इंडिया। तो यही जियोपॉलिटिक्स है। तो इंडिया पे प्रेशराइज किया जा रहा था काफ़ी दिनों से। डोनाल्ड ट्रंप जब से आया तब से इंडिया को किसी न किसी तरह से वो टैरिफ के जरिए या कैसे भी एक अपने पाले में लाने की कोशिश कर रहा था, अपने टर्म्स पे बात करने की कोशिश कर रहा था। तो ये चीज़ थोड़ी रिजॉल्व हुई कल और ये 50% जो टैरिफ था उसको 18% कर दिया गया। कैसे? तो जो 25% पेनाल्टी थी, है ना, 25% जो पेनाल्टी थी उस पेनाल्टी को कंप्लीटली ख़त्म कर दिया गया। जो रसिया वाली पेनाल्टी थी कि एज उन्होंने मैसेज में कहा डोनाल्ड ट्रंप ने कि इंडिया विल नॉट बाय रशियन ऑयल, लेकिन वी डोंट नो व्हाट इज़ गोइंग टू हैपन। लेकिन एज ऑफ नाउ स्टेटस को तो यही है कि इंडिया, कभी यूनाइटेड स्टेट्स अग्री भी हुआ होगा जब ऑयल नहीं खरीदेगी इंडिया रसिया से। तो ये 25% खत्म हो गया और एग्जिस्टिंग जो 25% का टैरिफ था, जो रेसिप्रोकल टैरिफ था, वो घट के 18% हो गया। तो कहीं ना कहीं ये जो 7% का इन्होंने टैरिफ रिड्यूस किया है। तो ये जो सारा कुछ चल रहा है जियो पॉलिटिक्स में, इसका बहुत सारा प्री भी होता है, बहुत सारा पोस्ट भी होता है। मतलब इसके कारण बहुत सारे होते हैं और इसके कारण बहुत सारी चीज़ें होती हैं, राइट। इससे रिलेटेड और भी बहुत सारे न्यूज़ हैं, सबको मैंने एक साथ क्लब कर लिया है। द रॉकी 12 मंथ जर्नी टू अ डील, है ना, 12 महीने से सब परेशान थे कि एक डील फाइनलाइज हो जिसमें रेसिप्रोकल टैक्स और बाकी सारे टैक्सेस जो हैं उसको कम किया जा सके। तो यहीं पे एक रवि दत्ता मिश्रा का एक आर्टिकल है, हाउ ट्रंप इन्फ्लुएंस्ड इंडियाज ट्रेड पॉलिसी एंड गुड्स ट्रेड, वेरी इंपॉर्टेंट, है ना। आपके आंसर्स लिखने में ये सब चीज़ें काफ़ी सहायक होती हैं, है ना, क्योंकि आपको पॉइंट्स मिलते हैं। देखो, अ लॉन्ग अवेटेड ट्रेड डील वाज अनाउंस्ड दैट लोअर द टैरिफ फ्रॉम 15 to 18%, ठीक है। तो ए हाई गुड्स ट्रेड डेफिसिट बिटवीन इंडिया एंड यूएस वाज वन ऑफ द मोस्ट प्रोमिनेंट कंसर्न्स रेज्ड बाय द यूएस प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप इवन बिफोर ही अज्यूम्ड ऑफिस दिस ईयर, है ना। आने से पहले वो नज़र जमा के बैठे थे कि हम आएंगे तो इंडिया पे टैरिफ लगाएंगे, है ना। तो आप देखोगे तो जब आए हैं, जब से आए हैं तब से एकदम डिक्लाइन होने लगा, राइट। जो इंडिया का गुड सरप्लस था वो 3.17
बिलियन था अप्रैल में, वो घट के 1.73 बिलियन हो गया नवंबर में, राइट। तो गुड्स का जो हमारा सरप्लस है, गुड ट्रेड सरप्लस है, वो एकदम से हाफ हो गया। वहीं देखोगे तो जो हमारा एक्सपोर्ट है ना, एक्सपोर्ट भी देखो 8.83 हुआ करता था एक समय पे, वो घट के 5.46 बिलियन हो गया, बिलियन डॉलर हो गया, है ना। और वहीं इंपोर्ट बढ़ने लगा। क्यों? क्योंकि ट्रंप की पॉलिसी ऐसी थी, यूनाइटेड स्टेट्स की पॉलिसी ऐसी थी जो हमको प्रेशराइज कर रहा था कि आप जो एक्सपोर्ट है उसको और मतलब टैरिफ लगाएंगे तो ऑफकोर्स हमारे प्रोडक्ट की मार्केट में एक्सेप्टेंस कम हो जाएगी, तो कहीं ना कहीं हमें एक्सपोर्ट कम करना पड़ेगा, है ना। और ये डिक्लाइन हुआ, ये बेसिकली उन सेक्टर्स में हुआ जो काफ़ी लेबर इंटेंसिव हैं, जैसे गारमेंट्स है, फुटवियर है, स्पोर्ट्स गुड्स है, ठीक है। इसके साथ साथ देखो तो यूएस का क्रूड इंपोर्ट सर्ज हो गया, रशिया का स्लिप हुआ इस टाइम पे। तो ये सब देखते हुए ट्रंप ने ये कहा कि चलो ठीक है, इंडिया थोड़ा बहुत हमें फॉलो कर रही है, रशिया को छोड़ रही है, तो चलो हम आगे कर लेते हैं, है ना। फिर कुछ डिमांड्स थी डोनाल्ड ट्रंप की, है ना, कि जो न्यूक्लियर इक्विपमेंट्स हैं वो आप हमारे से ही लें, है ना। रशिया से देखो कुडनकुलम जो बना है तमिलनाडु में, रशिया का ही बना दिया हुआ है उसमें, सॉरी फ्रांस का दिया हुआ है, सॉरी। तो उसमें जो यूएस चाह रही थी कि उनके द्वारा बनाए गए जो कंपनीज हैं, इक्विपमेंट्स बनाती हैं, उनको आप लें। तो यही सब चीज़ हो रही थी। तो इस पे जो अभी बात हुई, जिस पे नेगोशिएशन फाइनल हुआ, जो टैरिफ 18% किया गया, उससे इंडिया को क्या बेनिफिट होने वाला है? सबसे पहला तो टैरिफ कम हो जाएगा, मतलब इंडिया का जो सामान है वो यूएस में जाके सस्ता हो जाएगा, क्योंकि जो 100 रुपये था, 100 रुपये में 25 रुपया तो मेरा टैरिफ था और 25 रुपये मेरा पेनाल्टी था। अब ये 50 ख़त्म हो जाएगा, अब ये सीधा 18 बन जाएगा, यानी प्रोडक्ट का कॉस्ट अब 118 हो गया। कितना प्रोडक्ट का कॉस्ट हो गया था? प्रोडक्ट का कॉस्ट 150 हो गया था, इससे घट के 118 हो जाएगा। तो कहीं ना कहीं हमारा टैरिफ कम करेंगे तो हमारा प्रोडक्ट चीपर हो जाएगा यूएस मार्केट में, है ना। अब हमारा जैसे गारमेंट्स देखो, गारमेंट्स बांग्लादेश भी अच्छा मैन्युफैक्चर करती है और एक्सपोर्ट करती है। फिर चाइना भी गारमेंट मैन्युफैक्चरिंग में काफ़ी आगे है, वियतनाम है। तो इन सब की जो प्राइसिंग है ना, वो काफ़ी कम थी, क्योंकि टैरिफ हम पे काफ़ी ज़्यादा था। अब चूंकि हमारे पे टैरिफ कम हो गया है, तो इन सब के प्राइस के अगेंस्ट हम क्या कर सकते हैं? इंडिया कॉम्पीट कर सकता है इनके प्राइस के साथ, है ना, बांग्लादेश, चाइना और वियतनाम के प्राइसिंग के साथ। अब चूंकि प्राइसिंग कम हो गई, गुड्स का एक्सेप्टेंस ज़्यादा हो गया, तो हमारे एक्सपोर्ट ऑर्डर भी क्या हो जाएंगे? बढ़ने लगेंगे। जैसे जैसे हमारे एक्सपोर्ट ऑर्डर बढ़ेंगे, तो इस एक्सपोर्ट ऑर्डर के बढ़ने के कारण हमारा जो प्रॉफिट मार्जिन है प्रोडक्ट का, वो बढ़ेगा। क्योंकि आप समझो कि अगर आप पहले 10 आइटम बेच रहे थे, जिसमें से 2 रुपया पर आइटम आपको फ़ायदा था, तो आपका टोटल फ़ायदा कितना था? 20 रुपया। लेकिन अब फ़ायदा भी बढ़ गया, 3 रुपया हो गया, और ये प्रोडक्ट का एक्सपोर्ट भी बढ़ गया, यानी 100 अब एक्सपोर्ट होने लगा, तो टोटल फ़ायदा आपका 300 हो गया। तो 20 से 300 फ़ायदा हो गया, कि मोटा मोटी समझने के लिए। तो यहाँ प्रॉफिट मार्जिन भी हमारा बढ़ रहा है। अब आप कंटिन्यूस एक्सपोर्ट करते जाएंगे, चीपर कॉस्ट में रहेंगे, है ना। तो कंपनीज आपसे लॉन्ग टर्म कॉन्ट्रैक्ट बनाना चाहेगी। आपकी जो आपका जो प्रोडक्ट है वो मार्केट में चूंकि विजिबल होने लगेगा, तो और ज़्यादा नए कस्टमर्स उससे जुड़ेंगे। अब हम चूंकि एक्सपोर्ट बढ़ाएंगे अपना, जब एक्सपोर्ट बढ़ाएंगे तो कहीं ना कहीं हमारा जो फॉरेन एक्सचेंज अर्निंग्स है ना, जो फॉरेक्स अर्निंग है, उसमें भी बढ़त होगी, उसमें भी हमको फ़ायदा होने वाला है। हम एक्सपोर्ट ज़्यादा करेंगे तो हम ज़्यादा मैन्युफैक्चर करेंगे, हमारे मैन्युफैक्चरिंग की जो स्कीम है मेक इन इंडिया, इसको बूस्ट मिलेगा, हमारे मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को बूस्ट मिलेगी। मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को बूस्ट मिलेगा तो अकेला ऐसा नहीं है ना कि सिर्फ सेक्टर ही बूम कर रहा है, सेक्टर से एसोसिएटेड जितनी भी चीज़ें हैं वो बूम करना स्टार्ट हो जाएंगी। जैसे हम इस मैन्युफैक्चरिंग में जो लोग काम करते हैं, तो एम्प्लॉयमेंट हमारा बढ़ेगा, है ना, एम्प्लॉयमेंट बढ़ेगा लेबर इंटेंसिव सेक्टर्स में। जैसे गारमेंट फैक्ट्री है तो काफ़ी लेबर इंटेंसिव है ना, तो उसमें हमारे ज़्यादा लोग उसमें रोजगार प्राप्त कर सकेंगे। इससे हमको ओवरऑल इकोनॉमी में फ़ायदा होगा कि हमारा रुपी जो है काफ़ी घट रहा था, कल से देखोगे तो 1 रुपया तक बढ़ गया है। स्टॉक मार्केट इंप्रूव होगा और इन्वेस्टर का कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। जैसे हमने कल डिस्कस किया था हमने कि इन्वेस्टर कैसे इन्वेस्ट करती है इंडिया में,
वो कुछ रेटिंग्स देखती हैं किसी किसी कंपनीज की। वो कंपनीज हमारे इंडिया के जो मैक्रो इकोनॉमिक जो पैरामीटर्स हैं एज वेल एज जो यहाँ की ग्राउंड कंडीशंस है, जो पॉलिटिकल स्टेबिलिटी है, उसको देख के एक रेटिंग बनाती है। उस रेटिंग को इन्वेस्टर को दिया जाता है। अब चूंकि इंडिया और यूएस से जो रिलेशन है वो काफ़ी थॉ हो गया, मतलब अच्छा हो गया है, तो क्या है, इन्वेस्टर का कॉन्फिडेंस बढ़ रहा है। अब चूंकि मार्केट में प्रोडक्ट देखेंगे इंडिया का बढ़ बढ़ के, तो और ज़्यादा वो ऑर्डर्स प्लेस करेंगे। ऑर्डर्स प्लेस करेंगे तो आप देख ही लिए कि इंडिया को क्या फ़ायदा होने वाला है यहाँ पे। इसके साथ साथ आप जियो पॉलिटिकल एंगल हमने यहाँ पे नहीं मेंशन किया, इसमें आप जियो पॉलिटिकल एंगल भी मेंशन कर सकते हो कि इंडिया को जियो पॉलिटिकली क्या फ़ायदा होने वाला है। क्योंकि यूएस क्या है, यूएस एक ऐसी कंट्री है जिसको अगर उनको फ़ायदा दे दो तो आपके लिए हर जगह खड़ा रहेगा, नहीं तो आपको चाहे इंटेलिजेंस हो या चाहे किसी न किसी चीज़ में वो परेशान करता रहेगा। तो कहीं ना कहीं हम ये भी अब हमको देखने को मिलेगा कि जो इंटरनल सिक्योरिटी कंडीशंस है हमारी, जहाँ पे सीआईए कुछ ना कुछ करता ही रहता है, उसमें भी इंप्रूवमेंट हमको देखने को मिलेगा। टू ए सर्टेन एक्सटेंट, कंप्लीट तो नहीं कर सकते। चलो, इससे यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका को क्या फायदा होगा, हाउ यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका विल बेनिफिट थ्रू दिस रिड्यूस टैरिफ। उनको तो पैसा कम हो गया, पहले तो 50 रुपये टैरिफ ले रहे थे, अब वो घट के 18 हो गया, लेकिन उससे उनका भी फायदा है ना। उनको अपना एक लॉन्ग टर्म फायदा देख रहे हैं। क्या देख रहे हैं, तो उनका इंपोर्ट जो है वो सस्ता हो जाएगा, है ना, प्रोडक्ट और सस्ता में मिलने लगी। क्योंकि प्रोडक्ट का दाम कितना था, 150, भले ये जो डिफरेंस अमाउंट है वो जा रहा हो सरकार को टैरिफ के रूप में, लेकिन जो कंज्यूमर्स को सामान मिल रहा था वो तो कॉस्टली मिल रहा था। हो सकता है इंडिया का कुछ ऐसा सामान हो जो यहाँ के कंज्यूमर्स को काफ़ी ज़्यादा पसंद आता हो, तो वो महंगा हो जाएगा, तो कहीं ना कहीं वहाँ स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग महंगा हो जाएगा। तो कंज्यूमर्स को फ़ायदा हो गया कि उनके जो क्लोथ्स हैं, सी फूड है, ज्वेलरी है, जो मशीनरी इंपोर्ट होते हैं इंडिया से, वो चीपर हो जाएंगे। जब उनके लिए वो चीपर हो जाएगा तो उनकी अपनी डोमेस्टिक कंडीशंस में देखें तो उनकी जो रिटेल प्राइसिंग है वो कम हो जाएंगी। उनके कारण वो इन्फ्लेशन कंट्रोल कर पाएंगे, महंगाई पे कंट्रोल कर पाएंगे, है ना। दूसरी चीज़ कि हमेशा इंडिया, रसिया, चाइना का एक एंगल रहता है, उसमें बीच में यूनाइटेड स्टेट्स सबका फायदा लेता है। तो जो चाइना से इंपोर्ट करता है यूनाइटेड स्टेट्स, अब चूंकि इंडिया से इनका टैरिफ, है ना, इनके काम के लायक हो गया है, रिलेशन अच्छे हो गए हैं, तब ये क्या करेगा, जो चाइना से इंपोर्ट होता था उसको ये कम कर देगा और अपना सप्लाई चेन को और डाइवर्सिफाई करेगा। सप्लाई चेन क्या होता है, कोई भी आपका अगर प्रोडक्ट है तो उसको अगर आना है कहीं से या फिर यहाँ से जाना है तो एक नेटवर्क बना हुआ है। तो यहाँ पे सीमित था कि इनको चाइना से ही मंगवाना है, अब क्या हो गया, इनको इंडिया से ही मंगवाना है। तो कहीं ना कहीं अब इनके पास भी नेगोशिएटिंग टर्म्स होंगे चाइना की फैक्ट्री से कि देखो इंडिया इतने में दे रहा है, तुम कितने में दोगे, राइट। या फिर वो चाइनीज गवर्नमेंट के साथ फिर नेगोशिएट कर सकते हैं कि देखो इंडिया 118 रुपये में, मतलब सपोज 18% टैरिफ है, तो अब तुम बात करो इस पर। नाउ ग्रेटर एक्सेस टू इंडियन मार्केट फॉर यूएस एनर्जी, एग्रीकल्चर एंड टेक्नोलॉजी एक्सपर्ट, है ना। ये काफ़ी लंबे समय से ये डिमांड यूनाइटेड स्टेट्स का रहा था कि आप हमें अपना मार्केट एक्सेस दीजिए, है ना। मार्केट एक्सेस कैसा, तो एनर्जी के फील्ड में हमने कुछ देर पहले ही बात की कि जो न्यूक्लियर एनर्जी है ना, जो न्यूक्लियर पावर प्लांट्स हैं, न्यूक्लियर पावर प्लांट्स के इक्विपमेंट्स बनाने का काम करती है यूएस की बहुत सारी कंपनीज। इन कंपनीज को अगर ठेका इंडिया में मिल गया तो हजारों लाखों करोड़ का प्रोजेक्ट होता है ये, इसमें उनको बहुत फायदा होने वाला है। एग्रीकल्चर में हमेशा वो बात करते हैं कि हम अपनी एंट्री करें, लेकिन चूंकि हमारा एग्रीकल्चर मोस्टली आप देखोगे तो सबसिस्टेंस टाइप है, लेकिन हम भी चाह रहे हैं कि कॉमर्शियलाइज करें चीज़ों को, तो एग्रीकल्चर में भी उनका फायदा होने वाला है। फिर टेक्नोलॉजी एक्सपोर्ट, है ना। टेक्नोलॉजी एक्सपोर्ट, जैसे टेक्नोलॉजी एक्सपोर्ट मतलब हो गया कि आप कोई फैक्ट्री है, आपकी फैक्ट्री में कोई मशीनरी है, तो एक मशीनरी होगी जो यहाँ पे बनता है, अब एक मशीनरी होगी जो एआई बेस्ड है ना, एकदम लेटेस्ट है। तो सारे लोग तो ऐसे नहीं है ना कि जो देसी मशीनरी यहाँ पे अवेलेबल है उसी से काम चलाएं। कुछ लोग ऐसे भी हैं, कुछ इन्वेस्टर्स ऐसे भी हैं, कुछ जो फैक्ट्री के मालिक ऐसे भी जो चाहते हैं कि उनकी फैक्ट्री जो है काफ़ी मैकेनाइज्ड रहे, एकदम लेटेस्ट रहे, तो वो चीज़ उनको मिल सकता है यूनाइटेड स्टेट्स से। तो ये हो गया, तो यूनाइटेड स्टेट्स को मार्केट मिल गया इंडिया, तो यूनाइटेड स्टेट्स को इंडियन मार्केट मिला यहाँ से, है ना। तो इंडियन मार्केट जो है इनके लिए काफ़ी प्लस पॉइंट होने वाला है आने वाले टाइम पे भी। और इसके साथ साथ जो स्ट्रैटेजिक और इकोनॉमिक पार्टनरशिप है इंडिया के साथ, वो बढ़ेगा, तो हर एक फील्ड पे, हर एक पायदान पे वो हमारे साथ रहेगा, चाहे
जो भी रीजनल ग्रुपिंग्स हों या चाहे जैसे G20 टाइप चीज़ें हैं, उसमें भी हमारे जो प्रोजेक्शंस रहेंगे, हमारी जो चीज़ें रहेंगी, उनको वो आगे बढ़ाने का काम करेगा। फिर इन्हांसेस स्टेबिलिटी एंड रिसिलियंस इन ग्लोबल ट्रेड नेटवर्क्स। ऑफ कोर्स ग्लोबल ट्रेड नेटवर्क्स में एक स्टेबिलिटी रहेगी कि ये तो पता रहेगा कि इंडिया का इतना गुड्स जो है यूनाइटेड स्टेट्स तो जाएगा बिना किसी हिंड्रेंस के, यूएस रोक टोक नहीं लगा रही है। फिर चाइना अगर यूएस को एक्सपोर्ट नहीं कर रही है तो चाइना अपना नया मार्केट तलाशेगी, और कम से कम उनको श्योरिटी तो रहेगी कि हम चाइना, पहले क्या था, एक उपाउपो की स्थिति थी कि चाइना रशिया लेगा हमारा सामान नहीं लेगा, उस तरह की चीज़ें थी। अब इससे रिलेटेड एक मेंस का सवाल हमने इसको टेलीग्राम ग्रुप में भी शेयर किया था, होप आपने इसको अटेम्प्ट किया होगा। अगर अटेम्प्ट नहीं किया है तो प्लीज़ डू दिस, है ना। ये बहुत ही रेलिवेंट क्वेश्चन है और हो सकता है आपके एग्जाम में आए भी, काफ़ी न्यूज़ में है, काफ़ी हॉट टॉपिक है। क्वेश्चन है कि द रिसेंट टैरिफ रिडक्शन अंडर द इंडिया यूएस ट्रेड एग्रीमेंट मार्क्स ए सिग्निफिकेंट शिफ्ट इन द इंडियाज एक्सपोर्ट एंड स्ट्रैटेजिक पॉलिसी। ठीक है, critically analyze how this agreement can promote export-led growth, employment generation, manufacturing competitiveness, and geopolitical cooperation for India. Also discuss the potential challenges and risk associated with such trade dependence, है ना। तो ये बात कर रहा है कि जो हमारा ट्रेड डिपेंडेंस है हो गया किस पे, यूनाइटेड स्टेट्स पे। हमने टैरिफ कम कर दिया, टैरिफ कम तो किया तो, लेकिन हमारा जो ग्रोथ होगा वो एक्सपोर्ट लेड ग्रोथ होगा, यानी हम माल बेचेंगे, खरीदने वाला अगर चाहे तो हमको बढ़ा भी सकता है, हमको होल्ड भी कर सकता है, वो आगे चल के बोलेगा कि नहीं हम तुम्हारा माल नहीं खरीदेंगे। तो हमारा एक्सपोर्ट लेड ग्रोथ है, अगर एक्सपोर्ट में कमी है तो हमारे ग्रोथ में कमी आ जाएगी। उसके कारण जो हमने देखा था यहाँ पे, जो जो फायदे हो रहे थे हमें कि एम्प्लॉयमेंट जनरेशन हो रहा है हमारा, राइट, हमारे मैन्युफैक्चरिंग कॉम्पिटिटिवनेस हमारी बढ़ रही है। तो क्या हम सिर्फ यूनाइटेड स्टेट्स पे डिपेंड रह सकते हैं इसके लिए, और इसका जियोपॉलिटिकल कॉपरेशन, जियोपॉलिटिकल इम्पैक्ट क्या होगा और इसका पोटेंशियल चैलेंज आने वाले टाइम पे क्या होने वाला है, ये क्वेश्चन कहता है। आपको सजेशन यही है कि प्लीज़ डू अटेम्प्ट दिस, है ना। हिंदी में बता देता हूँ। भारत अमेरिका व्यापार समझौते के तहत हाल में हुई शुल्क कटौती भारत की निर्यात और रणनीतिक नीति में एक महत्वपूर्ण बदलाव का संकेत है। इस समझौते से भारत के निर्यात आधारित विकास, रोजगार सृजन, विनिर्माण प्रतिस्पर्धा और भू राजनीतिक सहयोग को किस प्रकार बढ़ावा मिल सकता है, इसका गहन विश्लेषण कीजिए। साथ ही इस प्रकार की व्यापारिक निर्भरता से जुड़ी संभावित चुनौतियों और जोखिमों पर भी चर्चा कीजिए, है ना। ये सवाल था। अब हम इसका आंसर देखने की कोशिश करेंगे। आपको राय यही है कि आप जरूर अटेम्प्ट करें, उसके बाद यहाँ से देखना शुरू करें। आप आगे देख लें, वापस से आप इसका आंसर या एक बार देख लीजिए वीडियो, एक बार प्रिपेयर कर लीजिए आंसर, फिर आप जरूर लिखिए इसको, है ना। चलो, हम इसका इंट्रो कैसे दे सकते हैं। तो क्वेश्चन क्या कह रहा है कि इंडिया यूएस ट्रेड एग्रीमेंट में जो रिसेंट टैरिफ रिडक्शन हुआ है, तो कहीं ना कहीं आपको ये प्रोपेल कर रहा है कि भैया हमको इंट्रो में तुम कॉन्टेक्स्ट बताओ, हमको बताओ अपना आंसर जो तुम शुरू करोगे वहीं पे बताओ कि जो टैरिफ रिडक्शन की बात हो रही है ये क्यों हो रही है, किस संदर्भ में हो रही है। तो आप इंट्रो में इसको मेंशन करेंगे कि रिसेंटली जो यूएस टैरिफ रिडक्शन हुआ इंडियन गुड्स पे कितना परसेंट, 18%। किसके अंदर, इंडिया यूएस ट्रेड एग्रीमेंट के अंदर। वो बताता है कि कैसे हमारी ट्रेड और स्ट्रैटेजिक पॉलिसी शिफ्ट हो रही है, सिग्निफिकेंट शिफ्ट इन इंडियाज एक्सपोर्ट एंड स्ट्रैटेजिक पॉलिसी। यहाँ पे एक है ना, स्कूल ऑफ थॉट ये कहता है कि आपने जो क्वेश्चन में लिखा है डायरेक्ट आप उसको अगर इंट्रो में लिखते हैं दैट इज नॉट गुड। ऑफ कोर्स आप उसको इग्नोर कर सकते हैं, आप चाहें तो इसको द रिसेंट रिडक्शन ऑफ यूएस टैरिफ ऑन इंडियन गुड्स टू 18% अंडर द इंडिया यूएस ट्रेड एग्रीमेंट सिग्निफाइज दैट इंडिया इज competing in the global scenario as far as manufacturing is concerned, है ना, as far as export is concerned। या फिर आप डायरेक्ट यहां से शुरू करेंगे कि by lowering the cost of Indian exports in the Indian market by reduction of US tariff on Indian goods to 18%। दो तरीका हमने बता दिया आपको, है ना। आप ऐसे भी लिख सकते हो और ऐसे भी लिख सकते हो। आप अगर ऐसे लिखोगे, पहला लाइन जो है डायरेक्ट जो क्वेश्चन में लिखा हुआ है, तो उससे क्या थोड़ा सा लिंकेज बनता है, बाद में तो आप उसको सब्सटेंशिएट तो कर ही रहे हो, राइट। तो बाय लोअरिंग द कॉस्ट ऑफ इंडियन एक्सपोर्ट्स इन द अमेरिकन मार्केट द एग्रीमेंट स्ट्रेंथेन्स इंडियाज एक्सपोर्ट कॉम्पिटिटिवनेस, प्रमोट्स मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंशन एंड डिपेंड्स बायलैटरल कॉपरेशन। आपने सारे एंगल को इसमें समाहित किया कि इंडिया के एक्सपोर्ट को बढ़ावा मिल रहा है ना।
इंडिया की मैन्युफैक्चरिंग जो है उसको हम लोग बढ़ावा दे रहे हैं, उसको स्ट्रेंथन कर रहे हैं। जो इंडिया और यूएस की बायलैटरल रिलेशन है उस पर भी हम लोग काम कर रहे हैं। तो ये चीज़ आपने यहीं तक बता दिया। और और थोड़ा सा हम इसमें कॉशन डाल देंगे, लेकिन हाँ, डिपेंडेंस ऑन सिंगल मार्केट में ऑल्सो क्रिएट सिग्निफिकेंट इकोनॉमिक एंड स्ट्रेटेजिक वल्नरेबिलिटी, ये भी आप छोड़ सकते हैं। तो आप इसका कॉन्टेक्स्ट सेट करके इंट्रो दे सकते हैं। दूसरा इंट्रो क्या हो सकता है कि जो काफी समय से इंडिया और यूएस के बीच में एक टैरिफ वॉर चल रहा था या एक बॉटलनेक चल रहा था टैरिफ को रिलेटेड, वो कम हो गया। उसके कम होने के बाद यूएस ने 18% टैरिफ लगाया इंडिया पे, और ये टैरिफ आने वाले समय पे इंडिया के लिए एक गेम चेंजर होने वाला है मैन्युफैक्चरिंग में, एक्सपोर्ट में और इंडिया की बायलैटरल रिलेशन में, राइट। तो एक तीसरा आपको एंगल मिल गया इंट्रो का। तो इंट्रो आप ऐसा लिखो कि आप बताओ कि आने वाले जो बॉडी है उसमें आप और क्या विस्तृत करने वाले हो, ठीक है। अब हम एक एक करके आ जाते हैं। इन्होंने कहा कि बताओ किस तरह से ये एक्सपोर्ट लेड ग्रोथ को बढ़ाने का काम करेगी, है ना। तो आप यहाँ बॉडी में जैसे आपने यहाँ खत्म किया, उसके बाद आप यहाँ से शुरू करोगे कि जो यूएस ने जो इंडिया पे टैरिफ रिड्यूस किया है उसका मल्टीलैटरल इंपैक्ट होने वाला है, उसका कई जगह पे इंपैक्ट होने वाला है। हम एक एक करके चीज़ों को देखेंगे, वन बाय वन देखेंगे। सबसे पहला जो हम देख रहे हैं वो हम देख रहे हैं एक्सपोर्ट लेड ग्रोथ को, है ना, यानी निर्यात आधारित वृद्धि को बढ़ावा कैसे मिलेगा वो हम देखेंगे। तो हमने देखा कैसे गुड्स चीपर हो जाएगा, है ना, प्राइस कॉम्पिटिटिव हो जाएगा, जो इंडियन डिमांड्स है, जो प्रोडक्ट है उसकी डिमांड्स कैसे बढ़ जाएगी, है ना, हमारा फॉरेन एक्सचेंज कैसे बढ़ेगा, इंडिया का शिफ्ट कंजम्पशन लेड से एक्सपोर्ट लेड में कैसे हो जाएगा। कहने का मतलब ये तभी हो पाएगा ना, कंजम्पशन लेड टू एक्सपोर्ट लेड ग्रोथ, जब हम अपने कैपेसिटी में इन्हांसमेंट करेंगे, जब हमारे अपने मैन्युफैक्चरिंग की कैपेसिटी में इन्हांसमेंट करेंगे। वो कब हो पाएगा, जब हमारे पास ऑर्डर्स रहेंगे, या कहें तो जब हमारे पास फंडिंग रहेगी, जब हमारे पास क्रेडिट रहेगा, पैसा रहेगा, तभी तो हम अपनी कैपेसिटी को इन्हांस कर सकते हैं। तो ये हमारे एक अच्छी शुरुआत है एक्सपोर्ट लेड ग्रोथ के लिए, है ना। तो आंसर जो था जो क्वेश्चन पूछा एक्सपोर्ट लेड ग्रोथ, इसके लिए आप 1 2 3 4 5 पॉइंट आपने लिख दिया। फिर आते हैं, उन्होंने क्या बोला था कि बताओ कि एम्प्लॉयमेंट जनरेशन के लिए कैसे करेगा, है ना, एम्प्लॉयमेंट जनरेशन के लिए क्या करेगा, है ना। ये वाला पॉइंट अगर हम देखें एम्प्लॉयमेंट जनरेशन वाला, तो एम्प्लॉयमेंट जनरेशन से रिलेटेड क्या करेगा कि जैसे टेक्सटाइल, सी फूड, एमएसएमई, फूड प्रोसेसिंग लेबर इंटेंसिव सेक्टर है, तो कहीं ना कहीं हमें वहां पे बहुत ज़्यादा नौकरियां होने वाली हैं, राइट। तो दूसरा पॉइंट हो जाएगा कि चूंकि प्रोडक्शन बढ़ेगा, है ना, तो प्रोडक्शन बढ़ेगा तो अभी हमारी इकोनॉमी क्या है, मेनली ज़्यादा है सर्विस बेस्ड है, सर्विस बेस्ड है। तो ये सर्विस बेस्ड से प्रोडक्शन बेस्ड या मैन्युफैक्चरिंग बेस्ड होने वाली है, क्योंकि मैन्युफैक्चरिंग से रिलेटेड जितनी भी एक्टिविटीज़ हैं उन सबको बढ़ावा मिलेगा, है ना, ज़्यादा जॉब जनरेट होंगी। मैन्युफैक्चरिंग से रिलेटेड जो एलाइड एक्टिविटीज़ होंगी, जैसे कोई भी उद्योग है, उस उद्योग में जरूरी तो नहीं है कि डायरेक्ट रॉ मटेरियल एकदम आया, धूल मिट्टी आया और वहीं से फाइनल सामान बन के निकला। उस इंडस्ट्री को भी कुछ रॉ मटेरियल चाहिए होता है, तो यानी कि वो रॉ मटेरियल की जो एंसिलरी इंडस्ट्रीज है, जो बैकअप इंडस्ट्रीज है मेन इंडस्ट्री की, उसको फायदा होगा। वो जो मेन फैक्ट्री है वहाँ पे मैन पावर चाहिए, मैन पावर बढ़ेगा। जो इक्विपमेंट्स चाहिए, इक्विपमेंट्स खरीदने होंगे, इन इक्विपमेंट्स की मेंटेनेंस चाहिए होगी, मेंटेनेंस के लिए इनके कुछ पार्ट्स चाहिए होंगे, उनको अरेंज करना होगा। तो ये जो एलाइड एक्टिविटी वाली बात है वो यहीं से रिलेटेड है कि अगर आप एक फैक्ट्री बनाते हैं तो फैक्ट्री से रिलेटेड जितनी भी मल्टीफेसिटेड चीज़ें हैं वो सब इसमें बढ़ेंगी, सबका उपयोग बढ़ेगा इसमें। फिर दिस विल क्रिएट एम्प्लॉयमेंट इन रूरल एंड सेमी अर्बन एरियाज। कल के बजट में आप ऑब्जर्व करना कि उनका फोकस अभी क्या है, सरकार का फोकस टियर 2 और टियर 3 सिटीज़ को और बढ़ाना। मतलब ये कोशिश होगी कि अब जितने भी फैक्ट्री, जितने भी ऑर्डर्स आए, हम फैक्ट्रीज़ का इस्टेब्लिशमेंट पटना, बनारस, है ना, जो वाइजैग, इन सब सिटीज़ में करें, ताकि हम पॉपुलेशन को वहाँ बसा सकें, उनका अपग्रेडेशन कर सकें, उनकी जो लाइफस्टाइल है, उनका जो स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग है उनको बढ़ा सकें।
सिमिलरली वीमेन और लो स्किल्ड वर्कर्स के लिए हम स्किल इन्हांसमेंट की बात करते हैं, तो स्किल इन्हांस करके क्या करेंगे जब अपॉर्चुनिटी नहीं होगी, तो ये जो टैरिफ है हमारा, वो हमारे लिए अपॉर्चुनिटी क्रिएट करेगा, और कहीं ना कहीं दैट इज गोइंग टू पॉवर्टी रिडक्शन और इंक्लूसिव डेवलपमेंट, यानी कि जो गरीबी है उसको कम करने में, और इंक्लूसिव डेवलपमेंट एकदम सबके लिए, विकास जो होगा सबके लिए होगा, ये ग्रोथ नहीं, सिर्फ ग्रोथ नहीं, ये डेवलपमेंट का काम करेगा, है ना, मल्टीफेसिटेड काम करेगा, राइट। आगे मैन्युफैक्चरिंग कॉम्पिटिटिवनेस को कैसे बढ़ाएगा, यानी मैन्युफैक्चरिंग कैपेबिलिटी जो है हमारी उसको कैसे बढ़ाएगा। आपके लिए एक छोटा सा सवाल है कि हमारे इंडियन इकोनॉमी में आप ये बताओ कि प्राइमरी सेक्टर कितना परसेंट है, सेकेंडरी सेक्टर का योगदान कितना परसेंट है, टर्शियरी सेक्टर का योगदान कितना परसेंट है। हम मैन्युफैक्चरिंग की जो बात करते हैं तो मैन्युफैक्चरिंग कौन से सेक्टर से बिलोंग करता है, प्राइमरी से, सेकेंडरी से या टर्सरी से। क्वेश्चन फिर से सुन लो, हमारे इकोनॉमी में प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्सरी का कितना योगदान है, और वो जो मैन्युफैक्चरिंग है वो कितना परसेंट, और वो जो मैन्युफैक्चरिंग है वो सेकेंडरी का, सॉरी मैन्युफैक्चरिंग इंडियन इकोनॉमी का कितना परसेंट है, ठीक है। तो हमारे मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में देखो तो इस जो इंडिया यूएस अभी जो टैरिफ रिडक्शन हुआ, इससे काफ़ी फ़ायदा होने वाला है। तो मैन्युफैक्चरिंग की कॉम्पिटिटिवनेस बढ़ेगी। इसका मतलब ये है कि हमारे पास जैसे 3-4 मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज है, कंपनी ए है, कंपनी बी है, कंपनी सी है, कंपनी डी है। तो सपोज कंपनी ए एक्सपोर्ट शुरू करेगी तो कंपनी बी और सी भी बोली लगाएगी अपना, तो इसको कॉम्पीट करने के लिए बी और सी भी अपना जोर लगाएगी। तो कहीं ना कहीं ये हमारे मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को ही अल्टीमेटली फ़ायदा पहुंचाने वाली है, ठीक है। तो अब चूंकि टैरिफ कम हो गया है, 50 से टैरिफ 18 हो गया है, तो अब क्या होगा कि हमारा प्रॉफिट मार्जिन बढ़ेगा इंडियन एक्सपोर्टर्स का, क्योंकि कंज्यूमर्स को मोर और लेस आप ज़्यादा प्राइस में फ्लक्चुएट अगर नहीं कर सकते हैं, अपने मार्जिन से ही खेलना पड़ेगा, तो हमको ज़्यादा मार्जिन मिलेगा। एंड ऑफ कोर्स अगर हमारा प्रोडक्ट बल्क में जाता है तो हमारा मार्जिन बढ़ेगा, राइट। encourages firms to expand capacity and modernize technology। ऑफ कोर्स अगर कॉम्पीट करना है, बी को ए से कॉम्पीट करना है, और ए सपोज 10,000 टन प्रोडक्ट बना रही है महीने का, है, इनका 5-10 प्रोडक्शन यूनिट है, तो बी क्या करेगी, बी अगर 2,000 बना रही है तो ये भी कोशिश करेगी कम से कम 7-8 हज़ार तक तो हम पहुंच जाएं, तब तो हम कॉम्पीट कर पाएंगे। अगर उनका ऑर्डर हमको नेक्स्ट टाइम मिलता है तो हम कैसे ऑर्डर डिलीवर कर पाएंगे। तो ये सब चीज़ें उसमें होंगी। अट्रैक्ट्स फॉरेन इन्वेस्टमेंट अंडर चाइना प्लस वन स्ट्रैटेजी वेयर ग्लोबल कंपनीज डाइवर्सिफाई सप्लाई चेन्स अवे फ्रॉम चाइना। चाइना प्लस वन स्ट्रैटेजी क्या है कि चाइना तो है ही हमारा सप्लायर, उसके साथ साथ हम एक और लें, क्योंकि इन केस अगर कुछ सप्लाई चेन में डिस्टर्बेंसेज होते हैं चाइना से, तो ऐसा ना हो कि हमारी इकोनॉमी एकदम स्लम्प हो जाए, हमारी इकोनॉमी को दिक्कत हो जाए। स्ट्रेंथेंस इंडियाज इंटीग्रेशन इनटू ग्लोबल वैल्यू चेन्स, है ना। अब जब यूएस को आप एक्सपोर्ट करोगे तो आप समझ सकते हो कि हम ग्लोबल वैल्यू चेन में अपना स्थान बना रहे हैं। आने वाले टाइम पे जो सप्लाई चेन में जो हमारा एंट्री का हम बहुत पहले से सोच रहे थे किसी तरह से हमारा एक्सपोर्ट बढ़े, तो सब कुछ जो भी स्कीम चल रही है बैक एंड पे, मेक इन इंडिया हो, है ना, आत्मनिर्भर भारत स्कीम हो, जो भी हो, तभी हो पाएगा जब हम ग्लोबल सप्लाई चेन से इंटीग्रेट होंगे, और वो अभी होने जा रहा है, ठीक है। बूस्ट इनिशिएटिव्स लाइक मेक इन इंडिया एंड प्रोडक्शन लिंक पीएलआई स्कीम, सबको फायदा होगा। इन सब पीएलआई स्कीम से क्या होगा, कंपनीज और ज़्यादा प्रोडक्शन करना चाहेंगी, अपने प्रोडक्ट को और ज़्यादा डाइवर्सिफाई करेंगी। तो ये सब जब चीज़ें होंगी तो हमारा मैन्युफैक्चरिंग बढ़ने वाला है। नेक्स्ट इज जियो पॉलिटिकल कॉपरेशन कैसे होगा, तो जब, है ना, डिप्लोमेटिक, अब देखो कि जियो पॉलिटिकल कॉपरेशन का मतलब है कि बांग्लादेश में कांड हो गया, देखो बगल में, है ना, फिर देखो नेपाल में प्रोटेस्ट हो रहा है और उसका इम्पैक्ट कहीं ना कहीं इंडिया पे भी पड़ रहा है, फिर पाकिस्तान से आए दिन कुछ ना कुछ होता रहता है। तो क्या आपको लगता है ये सब कंट्रीज अपने आप से करती हैं? नहीं, कहीं ना कहीं इस पे प्रेशर होता है यूएस जैसी कंट्रीज का, गिव और टेक वाला, ठीक है। तो और उनका दखल भी होता है कंट्रोल करने के लिए। तो अगर यहाँ पे ट्रेड में बातचीत सही हो रही है, हमारे रिश्ते सही हो रहे हैं, तो उसी कॉस्ट पे होंगे ना कि हम बाकी चीज़ों में आप हमें सहयोग करिए। तो बाकी चीज़ों में हमें सहयोग तभी मिलेगा जब हम डिप्लोमेटिक टाइज को स्ट्रेंथन करेंगे, यानी कि हमारे इंडिया और यूएस के बीच में जो हमारे डिप्लोमेटिक टाइज हैं वो अभी काफ़ी स्ट्रेंथन हो रहे हैं।
फिर इन्हांसेस इकोनॉमिक पार्टनरशिप बिटवीन टू डेमोक्रेसीज। जब इकोनॉमिक पार्टनरशिप बढ़ेगी तो बाकी सारी चीज़ें जो हैं इकोनॉमिक पार्टनरशिप के अराउंड ही घूमती हैं। इकोनॉमी न्यूक्लियस होता है, उसके अराउंड ही सारी चीज़ें घूमती हैं, तो कहीं ना कहीं वो सब भी चीज़ें इंप्रूव होती जाएंगी। फिर चाइना पे ओवर डिपेंडेंस कम होगा और इंडो पैसिफिक स्ट्रेटेजिक अलाइनमेंट। हमेशा देखो क्या होता है कि जो इंडियन ओशन रीजन है, जो इंडो पैसिफिक रीजन है, वहाँ पे चाइना और इंडिया को एज अ कॉम्पिटिटर देखा जाता है एज फार एज मैन्युफैक्चरिंग इज कंसर्न, एज फार एज द स्ट्रैटेजिक कन्वर्जेंस, स्ट्रैटेजिक जो अपना इम्पैक्ट होगा उसको जब ध्यान में रखते हुए इंडिया और चाइना को माना जाता है। तो अगर हम इंडिया पे फोकस कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं चाइना का जो प्रेशर है स्ट्रैटेजिक फोकस में वो कम होता जाएगा। ठीक है। कॉपरेशन इन एनर्जी, डिफेंस, टेक्नोलॉजी एंड सप्लाई चेन्स, ऑफ कोर्स ये तो रिपल इफेक्ट ही होगा। प्रमोट स्टेबिलिटी एंड रिसिलियंस इन ग्लोबल ट्रेड नेटवर्क्स। ठीक है। फिर आप इसके चैलेंजेस और रिस्क पे आ जाएंगे कि क्या क्या चुनौतियां हैं। अब चुनौतियां ये हैं कि अब यूएस मार्केट इंडिया के साथ काफ़ी इंटीग्रेट हो जाएगा, तो हमारा धीरे 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 क्या होगा, ओवर डिपेंडेंस होता जाएगा। ये हमारे लिए एक रिस्क है। ठीक है। और कहीं भी कभी भी एक एक्सपोर्ट डेस्टिनेशन पे ओवर रिलायंस होने से क्या होता है, आपको अचानक से शॉक मिलता है। याद करो कोविड-19 के टाइम पे क्या हुआ था, चाइना से हमने सारा इंपोर्ट एक्सपोर्ट बंद कर दिया, सारी चीज़ की कमी हो गई, दाम बढ़ने लगा, है ना। तो हमको पॉलिसी शॉक मिलेगा या टैरिफ चेंजेस होंगे, ट्रेड इम्बैलेंस हो जाएगा। ठीक है। ट्रेड इम्बैलेंस कैसे होगा, तो अब हमने टैरिफ किया, हमने टैरिफ कम हुआ, तो अब वो भी तो हमारे यहाँ आएंगे, वो भी तो हमारे यहाँ एनर्जी का प्रोडक्ट बेचेंगे, न्यूक्लियर इक्विपमेंट्स बेचेंगे, वो भी तो हमारे यहाँ डिफरेंट प्रोडक्ट्स को बेचेंगे। तो ऐसा ना हो कि हम जितना एक्सपोर्ट करें उससे ज़्यादा हमको इंपोर्ट करना पड़ जाए, है ना। तो ट्रेड इम्बैलेंस हो जाएगा, जो हमारा फिस्कल डेफिसिट है और ज़्यादा वाइडन हो जाएगा। फिर डोमेस्टिक इंडस्ट्री पे प्रेशर बढ़ेगा। क्यों बढ़ेगा डोमेस्टिक इंडस्ट्री पे प्रेशर, क्योंकि आप ये समझो कि अगर आपको एक्सपोर्ट बढ़ाने हैं, अगर आपको एक्सपोर्ट बढ़ाने हैं तो क्या होगा, आपकी मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री को और ज़्यादा स्ट्रेंथन करना पड़ेगा। मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री को अगर आप स्ट्रेंथन करते हैं कैसे, तो डोमेस्टिक इंडस्ट्री को कहेंगे कि आप प्रोडक्ट बनाइए, तो कहीं ना कहीं हम उन पे प्रेशर डाल रहे हैं। तो जो बड़ी कंपनीज हैं वो तो एक्सपोर्ट कर देंगी, अब उसका दबाव छोटी कंपनीज पे पड़ेगा, है ना। तो जो लोकल इंडस्ट्रीज हैं वो कहीं ना कहीं वल्नरेबल होती चली जाएंगी। ठीक है। फिर पॉलिटिकल कंडीशनैलिटीज, कहीं भी ट्रेड होता है तो वहाँ पे कुछ एक्सपेक्टेशंस होते हैं दोनों तरफ से, तो कुछ डिप्लोमेटिक एक्सपेक्टेशंस होंगे। आप सपोज इंडिया रसिया से कुछ भी बातचीत भी किया तो फिर पुतिन पागल हो जाएगा। तो उससे क्या होगा कि हम अपनी स्ट्रैटेजिक ऑटोनॉमी जो है, या कहे तो जो पॉलिसी ऑटोनॉमी है, उसको लिमिट करेंगे। फिर रीजनल बेनिफिट अनइवन हो जाएगा। आप जैसे एक्सपोर्ट करना है, इंडिया को कुछ एक्सपोर्ट करना है, तो कुछ ही सेक्टर्स हैं, कुछ ही एरियाज़ हैं इंडिया का जो एक्सपोर्ट में फोकस करेंगे, जो इंडस्ट्रियलाइज स्टेट्स हैं, जैसे देखो महाराष्ट्र है, कर्नाटका है, केरला है, तमिलनाडु है। बाकी स्टेट्स जैसे बिहार है, अब यूपी भी अच्छी दिशा में है ना, झारखंड है, झारखंड भी कहीं ना कहीं एक्सपोर्ट करता ही है, बट कंपेरेटिवली महाराष्ट्र वगैरह से कम करता है। तो ये हमारे यहाँ अनइवन रीजनल डिस्पैरिटी क्रिएट करेगा, तो ये भी हमारे लिए एक चैलेंज है। फिर क्या वे फॉरवर्ड होना चाहिए, ये इसमें हमने मेंशन किया है। यहाँ हमने कंक्लूजन मेंशन किया है कि हम डाइवर्सिफाई करेंगे अपने एक्सपोर्ट मार्केट को। एक बार इससे कर लिया तो ऐसा नहीं, हमारा इंडिया ईयू के साथ भी जो ट्रेड टॉक हुआ है, एफटीए हुआ है, उसको और यूएस के साथ जो है दोनों को हम बैलेंस करेंगे। हम लोग एमएसएमई को स्ट्रेंथन करेंगे ताकि एमएसएमई इनके एक्सपोर्ट ऑर्डर को कैटर कर पाए। तो हमारा तो विन विन सिचुएशन हो जाएगा ना, कि हम एक्सपोर्ट भी कर रहे हैं, इकोनॉमी को फायदा पहुंचा रहे हैं, और हम अपनी लोकल इंडस्ट्री जैसे एमएसएमई है इसको भी फायदा कर रहे हैं। ठीक है। Promote value-added manufacturing and raw exports. Maintain a balanced approach between globalization and self-reliance. मतलब हम एक्सपोर्ट डिपेंडेंट इकोनॉमी तो बन रहे हैं, लेकिन अपना जो सेल्फ रिलायंस वाला जो हमारा फोकस है ना, उसको लूज नहीं करना है। राइट। तो ये सब बात हमने कह दी। उसके बाद एक बढ़िया सा कंक्लूजन लिख देंगे। कंक्लूजन जब भी आप लिखोगे तो कंक्लूजन विजनरी होना चाहिए, है ना, ब्रॉड बेस्ड होना चाहिए, वो मल्टीफेसेटेड होना चाहिए। डिफरेंट सेक्टर्स को एक साथ क्लब करके आप इंट्रो लिखेंगे। आप अभी जो इंट्रो लिखेंगे, आप हमारे कमेंट में इंट्रो लिखेंगे इसका, है ना। हम देखना चाहते हैं कि आप कैसा लिखे हैं। कॉपी तो अपने शेयर कर पाएंगे यूट्यूब पे, लेकिन आप एटलीस्ट इंट्रो और कंक्लूजन तो लिख ही सकते हैं। तो हम एक्सपेक्ट करेंगे कि, इसलिए मैंने इंट्रो को भी उतना डिटेल से 2-3 तरीका आपको बताया, जिस तरीका से आपको ठीक लगे। इंट्रो और कंक्लूजन जरूर कमेंट में लिखिए, हमें पता लगेगा कि सही में आप लिख रहे हैं और सही में आप इंटरेस्टेड हैं।
अच्छा, एक अभी स्टैंड ऑफ चल रहा है, ये जो जनरल MM नरवणे थे 2019 से लेकर 2022 तक हमारे आर्मी चीफ रहे थे, इन्होंने एक किताब लिखी है ना, इन्होंने एक किताब लिखी। क्या होता है कि कभी भी द 4 स्टार्स ऑफ डेस्टिनी, 4 स्टार्स ऑफ डेस्टिनी, ये क्वेश्चन पूछ सकता है आपके पीटी में कि 4 स्टार्स ऑफ डेस्टिनी किसके द्वारा लिखा गया है। तो ये काफ़ी न्यूज़ में है। 4 स्टार्स ऑफ डेस्टिनी जो इन्होंने किताब लिखी, ठीक है, तो कोई भी किताब अगर इतने हायर पोस्ट पे कोई लिखता है तो उसको एक रिव्यू किया जाता है, उसका डिफेंस कमेटी रिव्यू करती है या मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस में जाता है, उसका जब फाइनल रिव्यू होता है तभी मार्केट में आता है। लेकिन यहाँ पे उन्होंने कुछ ऐसी चीज़ें लिखी थी जिसको लेके काफ़ी हो हल्ला हो रहा है ना, तो उससे आपको मतलब नहीं है। हमारा ध्यान आपको आकर्षित करना था 4 स्टार्स ऑफ डेस्टिनी। ये किताब किसने लिखी है? ये किताब लिखी है जनरल MM नरवणे साहब ने, ठीक है। चलो, AI पायलट फ्लैग्स पॉसिबल डिफेक्ट विथ फ्यूल कंट्रोल स्विच, प्लेन ग्राउंडेड। आपको याद होगा अहमदाबाद में जो एक प्लेन क्रैश हुआ था उसमें क्या वजह था? जो फ्यूल का कट ऑफ स्विच है वो कहा जा रहा था कि पायलट ने बंद कर दिया, सुइसाइडल था, है ना। अब फिर से एक सेम सिचुएशन हुआ है एयर इंडिया के फ्लाइट में 787 एयरक्राफ्ट में। तो ये बताता है कि जब भी देखो इस तरह का इंसिडेंट होता है तो जो गलती है वो थोपने की बात होती है, गलती ट्रांसफर करने की बात होती है, एक्सेप्ट नहीं करते हैं। तो गलती किसकी है? गलती उस टेक्नोलॉजी में है जो उस कट ऑफ स्विच को अपने आप जो लाइन इन लाइन है और कट ऑफ है तो कट ऑफ में कर दे रहा है ऑटोमेटिक, जिसके कारण फ्यूल कंप्लीटली खत्म हो जाता है। रन टू कट ऑफ पोजीशन कर देता है तो फ्यूल कंप्लीटली खत्म हो जाता है। अब यहाँ पे बात हो रही है नेशनल इंटीग्रेशन काउंसिल की, नेशनल इंटीग्रेशन काउंसिल की। इसका क्या संदर्भ है? नेशनल इंटीग्रेशन काउंसिल की, है ना। इससे क्वेश्चन आपको पूछा जा सकता है कि नेशनल इंटीग्रेशन काउंसिल आपको 8 नंबर में दे दिया, या फिर क्या नेशनल इंटीग्रेशन काउंसिल रिक्वायर्ड है अभी हमारे कॉन्स्टिट्यूशनल स्कोप, इसमें हमारी ज़रूरत है क्या इसकी? तो ये क्या बोल रहे हैं कि रिसेंटली हेमंता बिस्वा शर्मा जो असम के CM हैं, उन्होंने क्या कहा था कि कोई मुस्लिम रिक्शा ड्राइवर अगर 5 रुपये मांगता है तो उसको बस 4 रुपये दो और उसको इतना परेशान करो कि असम को ही छोड़ के चले जाए। तो ये एक मुद्दा इन्होंने बनाया कि आप ब्रदरहुड की बात क्यों नहीं करते हैं, आप फ्रेटर्निटी की बात क्यों नहीं करते हैं। और नेशनल इंटीग्रेशन काउंसिल जो स्टैब्लिश हुआ था 1961 में, इसका ऑब्जेक्टिव ही यही था कि जो हमारा नेशनल लाइफ का फाउंडेशन है कि हम सेकुलरिज्म पे बिलीफ रखें, है ना, हम रिलीजियस फ्रीडम की बात करें, हम सेकुलरिज्म पे बिलीफ रखें, हम रिलीजियस फ्रीडम की बात करें, हम ब्रदरहुड की बात करें, हम फ्रेटर्निटी की बात करें। तो ये सब चीज़ों की अगर हम बात करते हैं और हम एक तरफ ये सब बातें बोलते हैं, तो नेशनल इंटीग्रेशन काउंसिल आए, मीटिंग हो उसकी, तो कम से कम हम ये तो इंश्योर कर सकते हैं कि इन सब चीज़ों पे क्या काम चल रहा है, जो रिसेंट में ये सब इश्यूज हुए हैं उसको कैसे प्लग किया जाए। इससे ज़्यादा काम की चीज़ आपके लिए नहीं है इसमें। 16th फाइनेंस कमीशन का रिकमेंडेशन है कि एग्जिट क्लॉज होना चाहिए कैश ट्रांसफर स्कीम में। अभी जैसे देखो बिहार में 10-10 हज़ार रुपये ट्रांसफ़र किए गए, अब ये कब तक ट्रांसफ़र होगा, इसका कोई टाइम ड्यूरेशन होना चाहिए। तो 16th फाइनेंस कमीशन ने वार्न किया है कि अगर इस तरह की चीज़ें कैश ट्रांसफर स्कीम आप अनलिमिटेड तरीके से चलते चले जाओगे तो एक तो फ्रीबी तो है ही, फ्रीबी पे तो डिस्कशन चलता है, ये स्टेट की फाइनेंशियल्स को एकदम से डिस्टेबलाइज करने का काम करेगी। और फाइनेंस कमीशन ये रिकमेंड करता है कि आप इसका रेगुलर और रिगरस रिव्यू करते रहिए, रैशनलाइज करिए इसको, बेनिफिशियरी बेस को आप ऑप्टिमाइज करिए कि एक लिमिटेड नंबर को ही मिले, है ना। और इसमें क्लियर एग्जिट क्लॉज मारिए कि हम इसको 2 साल तक चलाएंगे, है ना, हम इसको 3 साल तक चलाएंगे, या हम इसको 1 लाख बेनिफिशियरी तक पहुंचाएंगे। इस तरह की बात करिए और इसे एग्जिट करिए, नहीं तो ये बहुत ज़्यादा बर्डन देने वाला है इकोनॉमी में, राइट। तो इसमें कुछ एग्जाम्पल्स देते हैं कुछ स्कीम्स का, जैसे महाराष्ट्र की माझी लड़की बहन योजना, है ना, कर्नाटका की गृह लक्ष्मी स्कीम, वेस्ट बंगाल की लक्ष्मीर भंडार, ठीक है। तो ये कहते हैं कि देयर इज ए नीड टू इंट्रोड्यूस सनसेट क्लॉजेस स्पेशली इन स्कीम्स दैट प्रोवाइड सब्सिडीज ऑन नॉन मेरिट प्राइवेट गुड्स एंड जनरल कंडीशनल ट्रांसफर्स। तो यहां से एक बहुत अच्छा क्वेश्चन बनाया जा सकता है कि 16 फाइनेंस कमीशन के रिकमेंडेशंस क्या हैं कैश ट्रांसफर स्कीम्स को लेके, या 16th फाइनेंस कमीशन ही डायरेक्ट एक क्वेश्चन बन जाएगा आपका।
तो उससे रिलेटेड क्या क्या कुछ रिकमेंडेशंस, कल भी हमने कुछ डिस्कस किया था कि जो हॉरिजॉन्टल डिवोल्यूशन वाला चीज़ है उससे बैलेंस बनाने की चीज़ हो रही है। वर्टिकल में तो उन्होंने सेम रखा है, लेकिन हॉरिजॉन्टली उन्होंने डिवाइड किया है कि सदर्न स्टेट्स को ज़्यादा मिलनी चाहिए। तो ये सब रिकमेंडेशंस आप मेंशन कर सकते हैं, और ये क्वेश्चन मोस्ट प्रोबेबल है कि पूछा भी आपको जा सकता है। नेक्स्ट इज फाइनेंस कमीशन स्ट्राइक्स अ न्यू बैलेंस, दैट इज ये कल वाला ही है कि जो सदर्न स्टेट्स को बात हो रही है कि सदर्न स्टेट को हम ज़्यादा प्रायोरिटी देंगे। द शेयर ऑफ द साउदर्न स्टेट्स दैट इंक्लूड्स स्टेट्स ऑफ आंध्रा, तेलंगाना, कर्नाटका, तमिलनाडु एंड केरला इन द डिविजिबल टैक्स पूल डिक्लाइन फ्रॉम 21.1% इन द 11th फाइनेंस कमीशन टू 15.8% अंडर द 15, है ना। तो उनका डिविजिबल पूल में जो उनका पैसा था एलोकेशन वही कम हो रहा था, लेकिन है ना 16 फाइनेंस कमीशन हैज ट्राई टू स्ट्राइक ए बैलेंस कीपिंग इन माइंड द कंसर्न्स ऑफ इक्विटी। तो कमीशन का जो टाइमलाइन है कब से कब तक है, 2026 से 2031 तक है। इन्होंने वर्टिकल डिवोल्यूशन को इंटैक्ट रखा है ना। दैट मीन्स कि स्टेट का जो शेयर है वो 41% रहेगा। 42 था पहले, वहाँ से 41 हुआ था 15th में, तो 41 रहेगा। लेकिन इन डिटरमाइनिंग द हॉरिजॉन्टल डिवोल्यूशन इट हैज डिविएटेड फ्रॉम द प्रीवियस कमीशन ऑन द क्राइटेरिया एंड वेट्स टू बी यूज्ड, ठीक है। Finance Commission has also made some welcome recommendations in areas such as state finances. For instance, it has argued that states should discontinue the practice of incurring off-budget borrowings while keeping the deficit capped at 3% पर GDP। और फिस्कल पॉपुलिज्म के बारे में उन्होंने काफ़ी कंसर्न रेज किया है कि फिस्कल पॉपुलिज्म से आपको आपका जो स्टेट का ट्रेड बैलेंस है वो काफ़ी बिगड़ेगा, आपका स्टेट फाइनेंसेस जो हैं वो काफ़ी बिगड़ेंगी इसमें। और बाकी जो सब्सिडी वाली बात थी वो तो कह ही रहे हैं, कैश ट्रांसफर वाली बात कर रहे हैं। फाइनेंस कमीशन से रिलेटेड आपको ये सब पढ़नी चाहिए। योर नेक्स्ट कार मे बी एक्सपेंसिव, ब्लेम द AI डेटा सेंटर बूम। अभी क्या हो रहा है समझो कि AI डेटा सेंटर जो बन रहा है, AI अभी काफ़ी प्रोमिनेंस में है हर जगह। तो AI से रिलेटेड बहुत सारे डेटा सेंटर्स बन रहे हैं, इससे रिलेटेड बहुत सारा इंफ्रास्ट्रक्चर बन रहा है। इसको इंफ्रास्ट्रक्चर और डेटा सेंटर में ह्यूज रिसोर्सेज चाहिए, ह्यूज मतलब एकदम ह्यूज। तो ये जो रिसोर्सेज ह्यूज रिसोर्सेज चाहिए ये किसी न किसी को हक मार के इनको मिलेगा। तो जो कार इंडस्ट्रीज हैं उन्होंने अपना कंसर्न शो किया है कि उनमें जो चिप लगती है जैसे, है ना, जो कॉपर यूज़ होता है वो कॉपर सब यही खा जा रहा है, डेटा सेंटर में जो कॉपर लगना है तो उनको मिल ही नहीं पा रहा है ऑटो इंडस्ट्री को। तो यही आर्टिकल कह रहा है बेसिकली, है ना। तो ये आर्टिकल पढ़ लेना, ये बढ़िया आर्टिकल है, एक समझ आएगा कि क्या चल रहा है। नेक्स्ट इज चाइनाज AI स्ट्रैटेजी बैलेंसेज ग्रोथ एंड पॉलिटिकल कंट्रोल। तो एक कहें तो एक बैलेंस्ड वे में चाइना अपने AI स्ट्रैटेजी को आगे बढ़ा रहा है। इस आर्टिकल को भी आप पढ़ लेना, मैं ये PDF शेयर कर दूंगा। मैंने जो क्वेश्चन लिखवाया है अगर आपने लिखा होगा आंसर तो आप उसको एक बार देख लेना क्या क्या पॉइंट्स मिसिंग है। आपको इंट्रो और कंक्लूजन उसका कमेंट में लिखना, और एक सवाल भी मैंने आपसे पूछा है उसको भी आप कमेंट में लिख सकते हैं। अब 26 जुलाई को आपका प्रीलिम्स का एग्ज़ाम है। 26 जुलाई 2026 को आपका 72nd BPSC प्रीलिम्स एग्ज़ाम फाइनल हुआ है कि डेट अभी टेंटेटिव डेट है। तो इसके लिए हम लोग अभी तक हमारा जो फाउंडेशन बैच चल रहा था जिसमें हम प्रीलिम्स, मेंस, इंटरव्यू सारी चीज़ें कवर करते हैं अलॉन्ग विद बुक्स और गुडीज़। हम जो सिर्फ हमारा प्रीलिम्स बैच है वो हम बहुत जल्दी लॉन्च कर रहे हैं, एंड दैट इज़ रेजोनेंस हमारा कंप्लीट प्रीलिम्स बैच है। इसमें हम लोग क्या करते हैं कि आपको रिकॉर्डेड लेक्चर्स देते हैं, हमारा फ्रेशली रिकॉर्डेड लेक्चर्स जो रहता है रिसेंट का वो हम आपको देते हैं, और इसके साथ हम आपको इसमें नोट्स भी देते हैं। और कंप्लीट इसमें जो आपके सब्जेक्ट्स हैं, हिस्ट्री है, ज्योग्राफी है, पॉलिटी है, इकोनॉमी है, बिहार स्पेशल है ना, सब कुछ करवाते हैं। इसमें कुछ मॉड्यूलर टेस्ट भी इंक्लूडेड रहते हैं, और बीच बीच में हम लोग कुछ ग्रुप सेशंस करते हैं आपको ट्रैक पर रखने के लिए। तो ये जो है बहुत जल्दी वेरी रिसेंट है ना, वेरी सून लॉन्च होने वाला है रेजोनेंस 5.0, है ना। मिलते हैं अगले वीडियो में। जो जो हमने कहा है ज़रूर कमेंट करिएगा। बाय बाय।